कम उम्र की एक लड़की की दिल्ली पुलिस के एक जवान से शादी हो जाती है। जब उस सिपाही से शादी हो रही है तो सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, दो बेटे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही उस सिपाही की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, उसके बड़े बेटे को सरकारी नौकरी लग जाती है। जो महिला होती है, क्योंकि उसकी उम्र कम थी, गांव के ही एक लड़के से वो इश्क में पड़ जाती है। ऐसा इश्क कि इस बात की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है। यदि कोई नहीं जानता था तो उस महिला के बेटे नहीं जानते थे। और एक दिन उनके बेटों को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तभी वो दोनों बेटे मिलकर एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। इस लड़के को अपनी मां के प्रेमी को रास्ते से हटाने की जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उस स्क्रिप्ट की गूंज न केवल उस जिले में गूंजती है बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, और साथ ही कोई महिला अपने बेटे से कम उम्र के लड़के के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। दरअसल ये कहानी जिला बुलंदशहर की, लेकिन कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संभल के जिले से। दरअसल संभल का एक रजपुरा थाना है, उसी का एक गांव लगता है दीपपुर। एक व्यक्ति अपने खेतों की तरफ जा रहा था, जंगल की तरफ जा रहा था अपने मवेशियों को, पशुओं को चराने के लिए। और जैसे ही वो रास्ते से नीचे की तरफ उतर रहा था, अचानक ही उसको एक बड़ा सा सामान दिखाई देता है। भारी वस्तु होती है, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसके पास जाकर देखने की कोशिश कर रहा है तो उस भारी वस्तु में कुछ सामान रखा हुआ था। उस भारी वस्तु को खोलता है और देखता है तो उसके अंदर एक लाश रखी हुई थी। लाश के जो थी उस पर धड़ तो था लेकिन सर नहीं था। और इस बात को देखते हुए वो घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, खूब जोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के सैकड़ों लोग भी मौके पर आ जाते हैं और इस बात की सूचना दी जाती है रजपुरा थाने को। जैसे रजपुरा थाने की पुलिस मौके पर आती है, उस लाश को कब्जे में लेकर और आसपास के इलाके की छानबीन शुरू कर देते हैं। और छानबीन करने का सिर्फ एक ही मकसद था, धड़ तो है लेकिन सर कहां है, ये व्यक्ति कौन है, किसने इसको मारा है। बहुत सारे सवाल थे जो संभल की पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते पुलिस को एक और लाश मिल जाती है। अभी एक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, दूसरी लाश भी बिल्कुल वैसे ही बोरी के अंदर पैक थी, धड़ था, सर नहीं था। जब इनकी तलाशी ली जाती है, इनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है तो महज 60 रुपए मिलते हैं। और उन 60 रुपए से आखिरकार कैसे पता करते। अगले ही दिन ये खबर अखबारों में छपती है। अखबारों में छपने के बाद एक तरफ पुलिस ये पता लगाने में की कोशिश कर रही थी कि लाशें किसकी थी, दूसरी तरफ जिला बुलंदशहर के सलेमपुर थाने का एक गांव लगता है कैलाबंद। एक व्यक्ति जिसका नाम नरेश होता है, नरेश अपने बेटे भूपेंद्र और जिसका दूसरा भतीजा होता है जगदीश, इनको तलाशने की लगातार कोशिश कर रहा था। थाने जाता है, कहता है साहब मेरे बेटे अचानक से गायब हो गए हैं, मैं हर जगह तलाश कर रहा हूं लेकिन बेटे नहीं मिल रहे। पुलिस वाले तहरीर लेकर रख लेते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि परेशान मत हो, हम तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अमूमन पुलिस ऐसे मामलों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जैसे ही नरेश इस थाने से बाहर निकल रहा था, उसके फोन पर एक फोन आता है। फोन किसी और का नहीं होता है बल्कि बेटे का फोन होता है उसके घर से। लेकिन बेटे की आवाज नहीं थी, फोन पर आवाज आती है कि हमने तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भतीजे को किडनैप कर लिया है। अपने भतीजे और बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटों को जान से मार देंगे। भतीजा और बेटे की जान की परवाह करते हुए दौड़ता हुआ थाने जाता है और कहता है साहब देखो इस नंबर से मेरे पास फोन आया है। कहते हैं फोन किसका है? कहते हैं साहब मेरे बेटे का ही नंबर है। तो पुलिस वाले भी हंसने लगते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक चल रहा है, मस्करी है। क्योंकि जो दोनों लड़के गायब हुए थे, भूपेंद्र और दूसरा जगदीश, उनका चाल चलन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। गांव में भी उनकी शोहरत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मजाक करने के लिए अपने बाप को इसलिए फोन किया है। लेकिन पुलिस वालों जब ये थानेदार उच्च अधिकारियों से, जो जिले के एसएसपी होते हैं, एसपी देहात होते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि साहब कुछ इस तरह का मसला है। पुलिस ने इस मामले को वाकई बहुत गंभीरता से लिया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। अब जांच पड़ताल शुरू होने की तैयारी चल रही थी। उधर संभल की पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि मरने वाले कौन हैं। इधर उन लड़कों की तलाश शुरू हो जाती है। दोनों ही खबरें अखबार में जो छपती हैं, आपस में जो क्लैश होती हैं, टकराती हैं, तो घर वालों को, पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो ये लड़के वही हैं। लेकिन ये आखिरकार पहचाने कैसे, क्योंकि उनके लाश तो हैं, सर नहीं है। फिर पुलिस वालों ने जब ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो लड़के आखिरी बार कहां थे, तो उसके पिताजी कहते हैं कि 1 अक्टूबर की शाम को गांव में शोभा यात्रा निकल रही थी। पूरे गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं और उसी शोभा यात्रा में मेरे बेटे शामिल थे, वहीं से अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ पैर फूलने लगते हैं। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। तब पुलिस गांव के 40 उन लोगों को उठाती है जिन लोगों का इन लड़कों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध होने की वजह से पुलिस इनसे पूछताछ करती है, इनसे बातचीत करती है। तो बातचीत करने के बाद पुलिस सख्ती से पेश आती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती।
तभी इन्हें यह पता चलता है एक रिश्ता जो भूपेंद्र का गांव की एक महिला के साथ था। गांव की एक विधवा होती है, इसका पति की 2013 में मौत हो चुकी थी। 2013 में मौत होने के बाद इसके ही बेटे को मृतक आश्रित में दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है और इस महिला, जिसकी उम्र लगभग 38 या 40 साल के आसपास बताई जाती है, नाम लता शर्मा होता है। लता शर्मा को पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं पूछताछ के लिए। क्या तुम जानती हो कि ये लड़का कहाँ है? साथ ही एक और लड़का होता है मुकुल। इन दोनों को जब हिरासत में लिया जाता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, तब एक नया नाम निकल के आता है उसके बेटे का। बेटा होता है इस महिला का दुर्गेश शर्मा, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र होता है। पुलिस वाले जब उसको तलाशने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को मिलता जरूर है, लेकिन वो पुलिस पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से गोली चलती है और गोली चलने के बाद पुलिस की गोली से वो घायल हो जाता है और पुलिस वाले उस मुठभेड़ में उसको हिरासत में लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़के के बारे में जानते हो, तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो कहता है कि जुलाई 2022 की बात है, वो अपने कॉलेज से पढ़कर घर आ रहा था। अचानक ही घर का जैसे दरवाजा खोलता है तो माँ और उसका एक प्रेमी जो होता है, जिसकी उम्र बड़े वाले बेटे से 1 साल कम होती है, यानी कि वो लड़का 21 साल का है और बेटा उसका 22 साल का है, उस लड़के के साथ माँ आपत्तिजनक स्थिति में थी। दोनों संबंध बना रहे थे। इस बात को देखते हुए बेटा दुर्गेश शर्मा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी माँ के साथ भी हाथापाई करता है, मारपीट करता है और उसके प्रेमी भूपेंद्र के साथ भी मारपीट करता है। और मारपीट करने के बाद माँ और प्रेमी दोनों ही बेटे के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, कहते हैं कि इस बार हमें माफ कर दो, लेकिन भविष्य में हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। ये बात आई गई हो जाती है, दब जाती है, लेकिन ना तो प्रेमी मान रहा था और ना ही उसकी माँ मान रही थी। जब भी उन्हें मौका मिलता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। इस बात की भनक पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सबके सब लोग कहने लगते हैं कि लता शर्मा का गांव के फला लड़के के साथ संबंध है। उसको इतनी भी शर्म नहीं आती, जिस लड़के से उसके संबंध हैं उसके बेटे की और उसकी उम्र में 1 साल का अंतर होता है। ये लड़का भी परेशान हो जाता है जब गांव के लड़के दुर्गेश शर्मा से रोज रोज कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ का फला लड़के से अफेयर है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तभी वो अपने बड़े भाई तुषार शर्मा को फोन करता है, जो कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है। उससे कहता है, भैया एक बात जो मैंने तुमसे छुपाई थी, उस बात का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। माँ का एक लड़के के साथ संबंध है। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। इसके बाद बेटे ने भी माँ को समझाने की कोशिश की, बेटे ने भी उस लड़के को समझाने की कोशिश की, और वो जिस रिश्ते में बंधे थे उस रिश्ते को वो खत्म ही नहीं करना चाहते थे। तब दिल्ली पुलिस के सिपाही ने एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, एक योजना बनाता है कि क्यों ना इनका हमेशा इस रिश्ते का अंत कर दिया जाए। और जब रिश्ते को अंत करने का नंबर आता है तो भी लगातार 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे उस लड़के का कत्ल करने का, उस लड़के की हत्या करने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार मौका मिलता है 1 अक्टूबर की रात में, जब गांव के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। गांव की बड़ी संख्या में लड़के इसमें बिजी थे, महिलाएं भी उसमें बिजी थीं और सबके सब शोभा यात्रा में थे। तभी ये 40 लोग जो पुलिस ने हिरासत में लिए थे, उन 40 लोगों में से ही किसने कहा कि आखिरी बार हमने इस भूपेंद्र को दुर्गेश के साथ देखा था। और जैसे ही दुर्गेश के साथ देखा था, तब दुर्गेश जब बताता है पुलिस को, कहता है कि शोभा यात्रा के दौरान उसने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र तुम्हारे साथ बैठना है, खाना पीना है, क्योंकि इस बीच में जो प्लानिंग की गई थी, स्क्रिप्ट लिखी गई थी, तो इस स्क्रिप्ट में यह भी लिखा गया था कि दुर्गेश को भूपेंद्र से दोस्ती करनी है। भूपेंद्र को पीने की आदत थी, शराब वराब पीने का आदी था और इसलिए शराब पिला के उसके दोस्ती कर लेता है, उससे नजदीकियां बढ़ा लेता है। और 1 अक्टूबर की रात को जब शोभा यात्रा में था तो उसे कहता है कि घर चलते हैं, बैठकर मस्ती करेंगे, शराब पियेंगे। वो शराब पीने के लिए जैसे ही चलता है, पीछे से आवाज आती है उसके चचेरे भाई जगदीश की कि भूपेंद्र तुम कहां जा रहे हो। तभी भूपेंद्र कहता है जगदीश से कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, एक पार्टी करते हैं। भूपेंद्र का दोषी है, लेकिन जगदीश का इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई दोष नहीं था। दोष इतना था कि उसे पीने के लिए अपने 2 भाई के साथ चला जाता है। और जैसे ही वो तुषार शर्मा, जो कि दिल्ली पुलिस का सिपाही है, या दुर्गेश शर्मा से घर पहुंचता है, घर जाने के बाद उन्हें पहले शराब पिलाई जाती है, उन्हें खिलाया जाता है, और जो पूरी तरह से नशे में होते हैं, तभी दोनों भाई मिलकर अपने एक दोस्त मुकुल के साथ कोई भारी वस्तु मारते हैं। और भारी वस्तु मारने के बाद उनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। जैसे वो मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी गर्दनों को धड़ से बिल्कुल अलग किया जाता है, क्योंकि ये भी प्लानिंग का हिस्सा था। लाश मिलेंगी जरूर, लेकिन उनकी पहचान ही नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा मरने वाले कौन थे। अगर लाशों को हमने इस जिले में फेंका तब भी घटनाक्रम का जल्दी से खुलासा हो जाएगा, इसलिए दूसरे जिले में लेके चलते हैं और वहां से सीधा अनूप शहर पहुंचते हैं। अनूप शहर से गवां की तरफ जब चलते हैं तो जिला संभल की रेंज आती है और वहां रजपुरा थाना क्षेत्र का गांव लगता है दीपपुर। वहां लाश को बोरी में पैक कर रखा था और उसके हाथ पैर टेप से पूरी तरह से बांधे हुए थे और जंगल में फेंक देते हैं। और जैसे ही जंगल में फेंकते हैं, लाश मिल तो जाती हैं और मिलने के बाद फिर पुलिस वाले इन्हें धीरे धीरे करके लता
एक लड़का मुकुल जो सहयोगी होता है, साथ ही इसमें उसका बेटा दुर्गेश, इनको गिरफ्तार कर लेती है और जो दिल्ली पुलिस का सिपाही था उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास शुरू हो जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का जो सिपाही था वो आज जब मैं खबर पढ़ रहा हूं, आज तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा था, जबकि इस घटना को 2-3 दिन का समय कुल ही हुआ है। तो पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था और उसका मकसद यही था पुलिस का कि इसमें इनाम घोषित होगा, जितनी जल्दी हो सके इसे गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने इसमें इस महिला लता शर्मा को भी दोषी माना, क्योंकि जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तो वो महिला घर के अंदर ही थी। वो चाहती तो शोर मचाकर पब्लिक को इकट्ठा कर सकती थी और अपने प्रेमी की जान बचा सकती थी, लेकिन इस महिला ने अपने बेटों का पक्ष लिया, अपने बेटों के साथ चली जाती है और प्रेमी और एक लड़का जिसका कोई दोष ही नहीं था, जगदीश, जो चचेरा भाई होता है, वो बेवजह मारा जाता है और उनको मारकर भी दूसरे जिले की सीमा में फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुलिस वाले चाहें तो किसी भी घटनाक्रम को बहुत आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम करे, यदि क्राइम करने वाला कोई कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस वो जानती है कि क्राइम करने वाला हमेशा कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और यहाँ उन्होंने गलती ये की थी कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी जिसकी हैसियत 1 लाख रुपए भी इकट्ठा करने की नहीं थी। वो बहुत अच्छे तबके के नहीं थे, लेकिन जब पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है सन 2013 में जब इस महिला का पति खत्म होता है तो गांव के एक और लड़के से इसका अफेयर हो जाता है। वो लड़का शायद इस दुनिया में नहीं है, इस बात का हालांकि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में या अपनी जांच में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये बताया जाता है, गांव में इस तरह की चर्चा है कि उस महिला का एक और लड़के के साथ भी अफेयर रह चुका है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने माँ, बेटे और दूसरे बेटे या दूसरे बेटे की तलाश की जा रही है, उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लता शर्मा, दुर्गेश शर्मा, मुकुल जो इसका दोस्त होता है और जो दिल्ली पुलिस का सिपाही है तुषार शर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन सबको जेल भेजा जाए और इनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। यदि इस महिला का चाल चलन अच्छा नहीं था तो उसे किसी न किसी तरीके अपने बेटों से अलग होकर शादी कर लेनी चाहिए थी और बेटों को इस बात की भनक लग गई थी तो माँ का साथ छोड़कर, या अगर लग रहा था बहुत गलत हो रहा है तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। ये तरीका नहीं कि आप किसी की भी जान ले लेंगे। ठीक है, भूपेंद्र की दोष था, लेकिन जगदीश का कोई दोष नहीं था, उसको नहीं मारना चाहिए था। और जब ये घटनाक्रम, ये हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था तो लता की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो गांव वालों से मदद मांगती या पुलिस वालों को फोन करके इन लोगों की जान बचा सकती थी। लेकिन उस महिला ने भी अपने ईमानदारी का सबूत नहीं दिया और उसने कहीं ना कहीं अपने बेटों को भी फंसाया और उन लड़कों को भी फंसाया जो कम उम्र के थे। ये महिला समझदारी थी, कम से कम इसको अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गलत कदम उठाया। दोस्तों, जाते जाते इसमें अजरा, आदिल और जैन, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रमोद जी, सुहेल खान, अनुज सोनी, राहुल खटीक, यूसुफ बिहार से हैं, सुमित मौर्य, मकबूल मुगल राजौरी से हैं, महेश सिंह उत्तराखंड से हैं, चेतन जोधपुर से हैं, अनवारुल हसन, जितेंद्र कुमार, अकरम खान अलवर से, अजहर, सुरेंद्र गुजर नागौर राजस्थान से, हर्ष चिकारा राजस्थान से, श्याराम पगार कृष्णा आगरा से हैं, अभिषेक यादव आजमगढ़ से हैं, अजय शर्मा, नीरज शर्मा जसोदा से हैं और विकास कुमार, नौशाद, सोनू सैनी, कमल बोहित, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग जो इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।